रोक सकेगा क्या जमाना उनको? बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखला को भी मुट्ठी से फौलाद बना देते हैं। मौन हो चुकी नारी के वजूद में फिर से जीने का जज्बात जगा देते हैं। सपोर्ट नहीं करते बहन बेटियों का, उन्हें उनके हक के लिए लड़ना सिखाते हैं। न तपस्वी हैं न साधु सन्यासी, फिर भी वो आचार्य प्रशांत कहलाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो आई एम वेरी थैंक्सफुल, जो मेरा वीडियो देख करके सब्सक्राइब करके और फिर से मुझे अनसब्सक्राइब कर देते, उन्हें भी बहुत बहुत सारा थैंक्स। और आज मैं अपने कटघरे में लेकर के आई हूँ विश्व विख्यात समाज सुधारक आचार्य प्रशांत भाई जी को। और प्रशांत त्रिपाठी, जिन्हें आचार्य प्रशांत के नाम से जाना जाता है, ये एक भारतीय दार्शनिक, लेखक और अद्वैत शिक्षक हैं। और ये 17 प्रकार की गीता और 60 प्रकार के उपनिषद पढ़ाते हैं। और ये प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन के नाम से एक गैर लाभकारी संगठन के संस्थापक हैं और एक पशु अधिकारी कार्यकर्ता भी हैं। और इनका जन्म आगरा के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका व्यवसाय दार्शनिक, लेखक और अद्वैत शिक्षक है। और प्रशांत त्रिपाठी जी ने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 2003 में IIM अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातक किया। तो मैं आचार्य प्रशांत भाई जी के शॉर्ट पर और इंस्टाग्राम पर मार्गदर्शन वाले वीडियो देखती रहती हूँ। और ये सबसे ज़्यादा महिलाओं का मार्गदर्शन करते हैं, तो मैं उनके इसी टाइप के वीडियो सबसे ज़्यादा देखती हूँ। तो कल मैंने इनका शॉर्ट पर एक वीडियो देखा, तो मैं इनसे कुछ शब्द बताती हूँ। लड़कियों से, महिलाओं से मेरा विशेष प्रकार का आग्रह है, कमज़ोर मत रह जाना, भावनाओं के खेल में मत बह जाना कि ताकत सारी पुरुष वर्ग के हाथ में छोड़ दी। चितवन में ताकत नहीं होती, रूप सौंदर्य में ताकत नहीं होती, और न ही इस बात में ताकत होती है कि वो तो मेरे हैं तो मेरे ही रहेंगे। रीत पल भर की है, बलहीन पर सब चढ़कर राज करते हैं। तुम्हारे हाथों में ताकत नहीं होगी तो जैसे पूरी दुनिया तुमको परेशान करती है, वैसे ही जो तुम्हारे अपने हैं वो भी तुम्हें इसी तरह से परेशान करेंगे। ताकत अपने ज्ञान में, अपने कौशल में और अपने बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। अपने, किसी और के पास नहीं होना चाहिए उसका पासवर्ड। तो गाइज, मैंने आचार्य प्रशांत भाई जी के सुविचारों को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट ये है कि हम सोचे समझे बिना अपनी बेटी की शादी किसी भी घर में कर देते हैं, और ये सही बात है। कई बार हम लोग समाज के डर से, और कई बार लगता है कि बेटी है, बोझ है, इसे जल्दी से जल्दी हटाना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, तो ये सोच करके हम ज़्यादा देखभाल नहीं करते हैं और अपनी बेटी की शादी कर दे। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा होता है और उनकी बेटी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, वो पढ़ना लिखना भी चाहती है, लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम पैसे खर्च करके इसकी शादी कर देंगे, और जब हम शादी इसकी बहुत ज़्यादा पैसे वाले घर में कर रहे हैं तो वहाँ जाकर भी ये सुखी रहेगी। लेकिन ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा झूठा सा विश्वास है, अपने खुद को दिलासा देने के लिए भी और अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए भी। क्योंकि जो लोग भी अपनी बेटी की शादी बहुत ज़्यादा पैसे वाले घर में करते हैं और या फिर बहुत ज़्यादा दहेज दे देते हैं, यहाँ तक कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, तो शादी के बाद में उसकी क्या दुर्दशा होती है आप लोग जा कर के नहीं देख सकते। यदि आप लोग जा कर के देखेंगे और या फिर ऐसा लगेगा कि जो उनकी दुर्दशा हो रही है वो दुर्दशा आप लोगों पर गुजरती, तो आज तक कई सारे माँ बाप ऐसे होते हैं कि बिना सोचे समझे अपनी बेटी की शादी ऐसे घरों में नहीं कर देते। बहुत सारे बड़े बड़े घरों में जहाँ पर कि उनके दामाद 20-20 लाख की कार लेते हैं, बेटी को बड़े बड़े पार्लर में ले जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी घूमने ले जाते हैं। लेकिन जो उनकी पर्सनल लाइफ होती वो ये होती है
कि ज़्यादातर जो हस्बैंड होते हैं रात को ड्रिंक करके आते हैं और ड्रिंक इतना ओवरलोड कर लेते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता है। बिस्तर पर वोमिटिंग करके अपनी वाइफ से बोलते हैं ये तुझे साफ करनी पड़ेगी, यदि वो ना करे तो मारते पीटते हैं। और उन पे इतने बड़े घर का लड़की पर भी ब्रांड लगा हुआ है, लड़के पर भी। तो इस हाल में लड़की उस घर को छोड़कर भी नहीं जा सकती है और बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, उससे कहते तुम मेरे शूज उतारो और तुम तो मेरी नौकरानी की तरह। और बहुत सारे लड़कों के बाहर भी अफेयर होते हैं और यदि उनकी माँ से कहती है बहू कि देखो आपके बेटे के तो इस तरह से अफेयर है, तो कहा जाता है कि ये तो लड़का है, ये तो कॉमन बात है, उसका तो अफेयर होना चाहिए। और जो बहू है वो बहुत अच्छी है, यदि घर में उसका कोई कज़न भी आ जाता है तो ये कहा जाता है कि इसके साथ ही तुझे रह जाना चाहिए था, शादी से पहले तू यहाँ क्यों शादी करके आई है, तेरा तो अपने कज़न के साथ। फिर इस तरह की छोटी छोटी बातें बड़े बड़े घरों में लड़कियों को कही जाती हैं और उनके चरित्र का हनन किया जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता है, फिजिकली भी टॉर्चर किया जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है। लेकिन वो इसलिए अपने घर पर आकर के नहीं बता सकती हैं क्योंकि उनसे ये कहा जाएगा हमने तो बहुत देखभाल के तुम्हारी शादी करी, तुम्हारे ससुराल में नौकर चाकर हैं, इतनी बड़ी गाड़ी है, तुम इतने महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े सैंडल वगैरह पहनती हो, तो तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से करके ना लड़की की तरफ से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो जब भी शादी करे लड़की की, तो चाहे कोई गरीब माँ बाप भी हो, चाहे पैसे वाला माँ बाप हो, लेकिन कम से कम इस तरह के घर में उसकी शादी करनी चाहिए जहाँ पर कि इंसान रहते हों, ना कि जानवर रहते हैं जो कि उसको समझ भी नहीं सकते और उस पर बहुत अत्याचार करते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है कि हमको कैसी ड्रेस पहनना चाहिए, ये हमारी पर्सनल थिंकिंग है। ये जज करने का लोगों को कोई भी अधिकार नहीं है कि हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं। कि यदि किसी मैरिड लेडी ने बहुत सारी चूड़ियाँ पहन रखी, झुमकी पहन रखी, लिपस्टिक लगा रखी, बिंदी लगाई है, तो वो तो कितने अजीब तरीके से रहती है। लेकिन ये हमारी भारतीय परंपरा है, चूड़ी बिंदी पहनना, ये सब हमारी भारतीय परंपरा और गरिमा के अंतर्गत आता है। तो किसी ने भी इस तरह के एक्सरे की मशीन नहीं लगा रखी है कि वो हमारे कपड़ों से या हमारे किसी भी तरह के रहन सहन से, बातचीत से हमारे व्यक्तित्व का आंकलन कर सके। क्योंकि किसी भी तरह से हम ड्रेस पहने, किसी भी तरह से रह रहे हैं, भारत का संविधान है, भारत के संविधान में हमको पूरा अधिकार मिला हुआ है। ये अधिकार नहीं मिला है कि हम नैतिकता का हनन करें। यदि हम नैतिकता का हनन करते हैं कि यदि कोई भी लेडी भी यदि अमर्यादित व्यवहार करती है, नैतिकता का हनन करती है, तो वो एक ऑफेंस रहता है। लेकिन एक मर्यादा में रह करके आप अच्छा आचरण कर रहे हो तो उसके लिए किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं रहता। और देखिए जो बड़े से बड़े क्रिमिनल होते हैं वो किस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं, वो अपने कपड़ों में, अपने शूज़ और अपने रहन सहन में 20-20 लाख रुपए पर मंथली खर्च कर देते हैं। और जो जेल में भी क्रिमिनल रहते हैं तो वो भी ये बोल देते हैं कि बीमार है बहुत ज़्यादा, और उनको 5 स्टार होटल में ले जाया जाता है और वहाँ पर भी बहुत रईसों की तरह रहते हैं। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व होता क्या होता है, क्या उनकी ज़िंदगी होती है, सिर्फ एक कीट पतंगे की तरह उनकी ज़िंदगी होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो इसलिए किसी व्यक्ति के रहन सहन से, कपड़ों से उसके पर्सनालिटी का आकलन कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि अपनी मेहनत को घर में कम खर्च करो। तो जो लेडीज़ होती हैं उनको बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पति की सेवा करोगी, सास ससुर की सेवा करोगी, बच्चों को अच्छे से रखोगी तो तुमको एक अच्छी गृहिणी कहा जाएगा, अच्छी माँ कहा जाएगा और अच्छी बहू कहा जाएगा। और उनको बचपन से ही यही सिलेबस दे दिया जाता है। और जब वो ससुराल जाती हैं तो सुबह से शाम तक अपने पति को खुश करने में लगी रहती हैं, 10-10 तरह के खाने बनाएंगे। और सास की सेवा करती, सास भले 50 साल की है लेकिन सास एकदम मॉडर्न है, किटी में जाती है और कई सारी लेडीज़ घर में आती हैं और बोलती है कि बहू जाओ तुम खाना बना करके ले करके आओ। और फिर बच्चों के लिए भी सारा दिन लगी रहती कि नहीं अब तुमने नाश्ता नहीं किया, अब तुम ये करो। बच्चों को भी इसी तरह से ना फिर इरिटेशन होने लगती है कि
हमारी मम्मी हर वक्त ही हमारे पीछे पड़ी रहती हैं। जरा सा चादर गंदी हुई बच्चों से बोलेंगी नहीं तुम चादर इसको यहाँ से हटा दो। बर्तनों को धोने बैठेंगे तो मैं भी कई बार ऐसे ही करती हूँ, बर्तन धोने बैठेंगे तो हम बर्तन को एकदम शीशे की तरह चमका देंगे। ये मतलब हमारा 24 घंटे का यदि 12 घंटे हमारे घर के काम में रह जाते हैं और हम एक 4 दीवारी जो है उसके अंदर रह जाते हैं और सारी जिंदगी हमारी यहीं पर रह जाती, तो हमारे मानव जीवन का क्या मतलब है। यदि एक हम महिला हैं, कोई भी इंसान हो तो भगवान उनको कोई ना कोई टैलेंट ऐसा दे करके भेजता है कि उनमें कोई स्पेशल टैलेंट होता है, चाहे वो कोई पढ़ी लिखी लेडी हो, चाहे घर के अंदर की हो, चाहे कोई भी हो, तो उस टैलेंट को उनको उभारना चाहिए। और हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो विकास में सहयोग करना चाहिए। और घर के काम को या तो सब लोग मिल कर के करें या फिर आप एक चार्ट पेपर बना लें, उस पर लिख लें कि इस टाइम पर आपको ये काम करना है और उस काम की गति को थोड़ा ज़्यादा तेज कर ले। क्योंकि मैं अपने मायके में भी बहुत सारा काम करती थी, सबसे ज़्यादा काम मैं करती थी कि मेरे घर में सब आगे बढ़ सकें, और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा काम मैं ही करती हूँ। और मैं भी 12-12, 13-13 घंटे कई बार घर के काम में लगी रहती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पीड से काम कर लेती हूँ। उसके अलावा भी मैं काफ़ी 2-3 साल से यूट्यूब पर हूँ, तो मैं स्टोरी वगैरह भी लिख लेती हूँ, सभी कुछ काम कर लेती। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो महिला है वो कभी ना सोचे कि मैं तो ये कुछ काम कर नहीं सकती, मुझसे तो ये नहीं होगा। आप देखो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और आप उस टैलेंट को उभारिए। ये मत सोचिए कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। कहने वाले लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। और आचार्य प्रशांत जी की जो राशि है वो कन्या है, और कन्या राशि के जो इनके गुरु हैं वो बृहस्पति हैं। तो इनकी राशि में जो रहा है बचपन से ही बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, और इन संघर्ष के बीच में ही ये बड़े हुए हैं। और पहले तो जब बचपन में रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होंगे, किसी ने क्या कहा, किस मतलब से कहा, कैसे कहा, इनको नहीं पता रहा। लेकिन बचपन से एक बात इनमें थी कि ये जो अपनी मान प्रतिष्ठा है उसके लिए लेकर के बहुत ज़्यादा सजग रहते थे, और इसी बात की वजह से ये आज इतना आगे बढ़ पाए हैं। और इनको कभी भी ये नहीं रहा कि मैं किसी के अंडर में काम करूं या किसी के दबाव में काम करूं या मुझे कोई कह दे। क्योंकि जो इंसान सच्चा रहता है, सच्चे इंसान के पीछे चाहे लाख बुराई करने वाले रहेंगे, लेकिन उसमें इतना पावर आ जाता है कि कोई सामने से आकर के उसकी बुराई नहीं कर सकता है। तो ये पावर इनमें है कि सामने से आकर के इनके लिए कोई गलत नहीं बोल सकता है। और इनकी लाइफ में आगे भी संघर्ष रहेगा। मुझे ये नहीं पता है कि इनकी शादी हो गई है या नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक इनकी जो मैरिड लाइफ होगी तो वो कंप्रोमाइज़ वाली मैरिड लाइफ होगी, वो भी इनकी तरफ से नहीं होगी। क्योंकि इनकी जो राशि, इनके ग्रह वगैरह हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो जिस तरह से कि एक तरफा रिश्ता होता है तो इनकी तरफ से प्लस पॉइंट रहेगा हमेशा। और एक और बात है कि ये जो भाई जी हैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, विदेशों में भी इनका बहुत ज़्यादा नाम है, तो जाहिर है कि बहुत सारे दुश्मन भी इनके एकत्रित हो गए होंगे। तो जब ये 50 साल से ऊपर के होंगे, अभी नहीं मुझे मालूम कि इनकी आयु कितनी है, तो जो इनके दुश्मन है और भी ज़्यादा सजग हो जाएंगे। तो इनको एक तो क्राउड से बचना पड़ेगा, और जो इनके एकदम क्लोज के खाना वगैरह बनाते हैं या फिर कुछ जूस, चाय, नाश्ता वगैरह बनाते हैं, उनसे सजग रहना पड़ेगा। क्योंकि ये जो दुश्मन है ये टाइम टाइम पर बहुत ज़्यादा दुश्मनी निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो 50 साल के बाद में फिर कुछ दिनों बाद इनकी लाइफ ऐसी है, क्योंकि ये कृष्ण भक्त हैं, तो कृष्ण भक्त होने के कारण इनमें जो पावर है, वो एनर्जी है, वो इतनी ज़्यादा कि कोई भी इनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचे तो वो खुद ही उल्टा ही उसके ऊपर आएगा, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। उसके बाद में 4-5 साल बाद फिर वही षड्यंत्रकारी षड्यंत्र इनके साथ रचेगा, लेकिन वो उस समय भी कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिन लोगों के साथ बहुत सारी दुआएं होती हैं, और इनके साथ में ढेर सारी बहनों की, बेटियों की, महिलाओं की, सबकी दुआएं हैं,
और इतनी सारी दुआओं के साथ ये हमेशा दीर्घायु रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ये जो चौथा पार्ट में लेकर के आई हूँ, प्रशांत भाई जी को ढेर सारा धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही महिलाओं और बेटियों का मार्गदर्शन करते रहें।